हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? चैनल पे लाइव है। ये आपका मॉर्निंग में जो 8 बजे क्लासेस चलती है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सभी बच्चे चैनल पे लाइव आकर वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना अटेंडेंस लगा लें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज का क्लासेस में हम लोग इफेक्ट्स ऑफ करंट से टॉप 50 एमसीक्यू देखेंगे, और इसमें आपको न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा। लगभग 50 क्वेश्चन होगा। जो आज का क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता होना चाहिए पॉलिटेक्निक का परीक्षा में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज होता है यार। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, आपका रैंक को बहुत अच्छा कर सकता है अगर वो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेंगे। तो आज का क्लासेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूं, उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, जो लेक्चर प्रीवियस क्लासेस में थ्योरी करवाया गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्लासेज आपको करके आना है। सभी बच्चे करके आए हैं ना? मैं बोला था कि सभी बच्चे को वो क्लासेज करके आना है। जो पेड वाले बच्चे हैं, एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे कि सर हमने ये चैप्टर पूरी तरीका से ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पढ़कर आए हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोग को पीडीएफ दे दिया जाता है। ये सारा थ्योरी जो आपको करवाया गया था ना मेरे प्यारे बच्चों, जो पेड वाले बच्चे हैं, जो मैं ये सब पॉइंट्स आपको बोला था, टिक आउट किया था, स्टंपिंग किया था, ये सब पॉइंट्स आपको कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिखकर याद करना है यार। ठीक है, मैं पेड वाले बच्चों को बोल भी रखा था और ग्रुप में मैसेज भी किया था कि आपको पढ़ कर आना है। कल का क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना थ्योरी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको दे दिया ना, वो थ्योरी आपके लिए इनफ है। ये थ्योरी अगर आप कर रखे हैं ना, तो आपके आगे जाकर डिप्लोमा में करोगे तो ये थ्योरी काम वहां पे भी देगा। इससे ज्यादा आपके लेवल पे थ्योरी नहीं पढ़ना यार। मैंने पूरा अच्छे तरीका से 2 क्लासेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी कंप्लीट करवाया था। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कोई भी बुक लेकर बना लो यार, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर आप बोलोगे कि सर आप नहीं पढ़ाए हैं, तो मैं इस पीडीएफ के खोल कर आपको दिखा दूंगा कि देखो ये कॉन्सेप्ट यहां से बना, ये कॉन्सेप्ट यहां से लगा दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा यार। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं पहले, इसीलिए बोला था कि पढ़कर आना है यार। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पहले भी प्रीवियस में आपको जब क्लासेज चल रहा था, आज का जो क्लासेज है वो 101 नंबर का लेक्चर है। उससे पहले स्टार्टिंग में जो क्लासेज चल रहा था प्रीवियस का, वो प्रीवियस में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको करना था। ठीक है ना? तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में यस सर बोल दें, सभी बच्चे करके आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात, कल का जो क्लासेज हुआ था उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रॉब्लम हो रहा है, क्लासेज पूरी तरीका से प्रॉपर नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यार, ये क्लासेज जो होती है ना, प्रीमियरिंग क्लासेज होती है। प्रीमियरिंग क्लासेज में वीडियो पहले ही बना दिया जाता है। ठीक है ना? तो आपको कोऑपरेशन करना है यार। आप अब एक मैच्योर स्टूडेंट होने जा रहे हो, 10th कंप्लीट कर लिए सभी लोग, 11 12th में, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के लेवल पे सोचो। ठीक है ना? मैं ये आपको से कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट्स को मेंटेन रखिएगा, अपने अंदर अप्लाई कीजिए। आपको मैच्योरिटी के साथ सोचना है, मैच्योर व्यक्ति की तरह सोचना है, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह आपको सोचना है यार। ठीक है ना? ना कि मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हल्ला करने लगना है, नहीं, बिल्कुल आपको सोचना है। ठीक है ना? अब मैं आपको जूम करके इस क्लासेज में करवाऊंगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा इस क्लासेज में। और दूसरी बात, एक बात और, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ लंद फंड कमेंट करते हैं। तो उन लोग को मैं बताना चाहता हूं, मैंने ग्रुप में पोल भी करवाया था, तो वहां पे बहुत बच्चे बोले थे, लगभग 72 से 73% पोलिंग हुआ था कि सर चैट को ऑफ कर दीजिए। तो चैट को ऑफ करने का निर्णय ले लिया गया है। यह फैसला कोई चेंज नहीं कर सकता। राहुल सर बोले हैं कि चैट ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं अपने तरफ से आपको जो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन वाला क्लासेज होगा, उसमें मैं बोला हूं कि उसमें चैट ऑन रहने दीजिएगा, खाली थ्योरी वाला में चैट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको आज का जो क्लासेज होगा एमसीक्यू का, न्यूमेरिकल का, इसमें आपको चैट का फैसिलिटी दिया गया है ताकि आप लोग क्वेश्चन को बनाकर
और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें भी आप डिस्टरबेंस करोगे तो यहाँ पे भी बंद कर दिया जाएगा। मेरे पास सारा ऑप्शन है यार, मेरे पास, मैं आपको बता देना चाहता हूं ना, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाने का बहुत सारा ऑप्शन है, और जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता उसको भगाने का बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप सोच लेना पढ़ने वाले हो कि नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। मुझे इतना समझाना इसलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि आप लोग अभी 10th करके सब आए हो, 10th के बाद मोबाइल मिल गया है हाथ में, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। और जो बच्चे मैच्योर हो रहते हैं, जिनको फिक्र रहता है अपने करियर को लेकर, वो इस टाइप का ड्रामा कभी क्रिएट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको बी अ सिंसियर होकर सोचना है, अपने फ्यूचर के प्रति सिंसियर बच्चे बनकर आपको अपना एग्जाम को क्लियर करना, अपना लक्ष्य को हासिल करके अपने पेरेंट्स का नाम को रोशन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, मैं आज आपको समझा दिया हूं, डेली आपको मैं समझाऊंगा ना, डेली मोटिवेशन की जरूरी नहीं होती है जी। जो बच्चा डेडिकेटेड है उसको तो मोटिवेशन चाहिए नहीं, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब से नहीं ना होगा, अब से ऐसा ड्रामा नहीं ना होगा, कमेंट में कोई फालतू कमेंट नहीं ना करेंगे, एक बार कमेंट में यस सर बोल दे सभी लोग, ठीक है ना। उसके बाद सेशन को स्टार्ट कर दिया जाता है। और जो पेड लेना चाहते हैं, देखिए पेड के लिए जो नए बच्चे उनको बता देना चाहता हूं, लगभग पहला बैच में पॉलिटेक्निक का 150 प्लस एडमिशन हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अगर दूसरा बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉलिंग नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सअप करना है। सिंपल मैं आपको एक शॉर्ट में प्रोसेस बता देना चाहता हूं कि देखिए आपको किसी भी आपके पास माध्यम है, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, अमेजोन पे है, भीम यूपीआई है, या बैंक है, या मिनी ब्रांच, या फिर साइबर कैफे जो मनी को ट्रांसफर करते हैं, पैसा को भेजते हैं, उसके पास जाकर बोलना है कि सर इस अकाउंट पे मुझे 399 को ट्रांसफर करना है। वो और वो ट्रांसफर करके आपको जो स्लिप देंगे वो स्लिप को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप का फायदा आप देख सकते हैं, क्या क्या आपको फायदा होगा। 399 आपको मात्र पे करना है यार, 399, ठीक है। RS 399 में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला आप देख सकते हैं। चलिए जो नए बच्चे हैं वो कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। पेड वाले ग्रुप में आपको सेकेंड बैच में एडमिशन चाहिए तो जितना जल्दी लेकर आप एडमिशन करवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लगभग 101 क्लासेज हम लोग आज देखने जा रहे हैं यार, तो सोच सकते हैं 100 क्लासेज कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पूरी तरीका से 1997 से लेके 2019 तक पूरी तरीका से लगा चुके हैं यार। उसके बाद थ्योरी बाद चल रहा है, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट आपको इसलिए दिया गया है कि कमेंट करना है क्वेश्चन का। अगर किसी तरीका का डिस्टरबेंस कमेंट में करते हो तो क्वेश्चन वाला सेशन में भी कमेंट का ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। राहुल सर तो बोल रहे थे दोनों बंद कर देते हैं, मैंने बोला कि चलिए वो थ्योरी वाला बंद कर दीजिए, क्वेश्चन वाला सेशन होता है उसमें रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए कोऑपरेट कीजिए और पढ़ाई कीजिए। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच हम लोग क्या मापा जाता है, क्या कहते हैं, ये चीज आपको डिफिनेशन में मैं आपको कल करवाया था यार, ठीक है। मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे लिखा हुआ है, पहले सभी लोग कमेंट कर दे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थ्योरी दिखाना चाहता हूं। थ्योरी में मैं कहां पे आपको ये चीज बताया था, देखना यार, देखना, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखना। पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रो, देखिए एकांक धन आवेश के अंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, मैं बताया था। या फिर देखिए ये भी, या फिर उसे पोटेंशियल डिफरेंस का भी मैं बताया था। एक कूलम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उन बिंदुओं के मध्य को विभवांतर कहते हैं। तो यही चीज तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यार, किसी विद्युत परिपथ को एकांक धन आवेश से के एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया उन बिंदुओं के बीच जो कार्य किया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स में देखिए आपको स्टंपिंग करके भी बोला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये सब पॉलिटेक्निक का ही क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है यार। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पेड वाले हैं उनको मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ये तो आप लोग अपना कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है ये तो कर लिए होंगे थ्योरी,
और जो क्वेश्चन है उसको भी वहां पे लिख लेना है जो कॉपी में आप लोग लिख रहे हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनकर आया, एकदम सेम डिफिनेशन है यार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठोस चालक पदार्थ से होकर धारा प्रवाह होता है। ठोस चालक पदार्थ से होकर धारा का प्रवाह होता है। आपको ऑप्शन अनुसार इसका राइट आंसर बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन की गतिशील होने के कारण बिल्कुल नहीं। सॉलिड में, सॉलिड कंडक्टर जो होता है उसमें करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो होता है, क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की गतिशील होने के कारण, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण ही तो करंट का फ्लो होता है। मैं आपको डायग्राम के साथ बताया था, वो बोला था दोनों याद रखना है। धन्यानों का ये बिल्कुल गलत है, न्यूट्रॉनों के गतिशील बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये राइट है। आप अपने स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देखना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यार, ताकि आपको पता चले जो टीचर करवा रहा है, जो सर करवा रहे हैं, वो बिल्कुल आपके लेवल का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। और जो भी थ्योरी करवाया गया है वो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसीलिए मैं बोलता हूं, देखो मैं बताया था फ्लो ऑफ चार्ज, मैं बताया था ना जी, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा माना जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के कारण होती है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिशा करके लिखा हुआ है, तो यहां से ये पॉइंट से तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम बताता है। मेरे प्यारे बच्चों, ओम का नियम बताना है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये आप लोग ऑप्शन में देख ले, ओम का नियम क्या है, तो ऑप्शन बी जो है ओम का नियम है। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, मेरा क्वेश्चन आप सभी से है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक आपको ग्राफ बताया था कि V और I का ग्राफ जो होता है उसका स्लोप क्या चीज को बताता है। ये तो स्ट्रेट लाइन होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा। स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा। ये क्या चीज को बताता है ये आपको मैं पूछ रहा हूं। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, और पेड वाले बच्चे से कमेंट आना चाहिए। अगर गलत करते हैं तो मैं आपका क्लास ले लूंगा यार, मैं आपका क्लास, यानी डांट पड़ेगी। इसको गलत नहीं करना है, इसको सही करना है। सभी लोग कमेंट करेंगे। न्यूमेरिकल भी होगा, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। अभी थोड़ा सा एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देख ले, तो उसके बाद आगे न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मॉडरेट मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। मैं आपको करवाया था, जो स्लोप होता है, जो स्लोप यानी ढाल, वो tan थीटा को बताता है। tan थीटा रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रेजिस्टेंस को। ये वेरी वेरी आई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना अपने स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे देखना, मैं आपको करवाया था, चलो हाँ, ओम्स का नियम देखो, देखो वीवीआई करके लगाया था, स्टंपिंग भी किया था कि ये पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, और स्लोप जो tan थीटा है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ये आर होता है। मैं आपको करवाया था यार, और सभी लोग इस चीज को मेंशन कर लेना, कॉपी में लिख लियो ना। पेड वाले बच्चों एक बार बोलो कमेंट में कि सर हमने पूरी तरीका से ईमानदारी पूर्वक नोट्स को बनाए हैं। सभी लोग नोट्स को बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। देखो यार, देखो मैं फिर से बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा समझना मेरा बात को। 1 से 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं। अगर चाहते हो वाकई में सिलेक्शन होना तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। 2 महीना का टाइम है, मेहनत करो। अगर आप ईमानदारी पूर्वक मात्र 4 से 5 घंटा भी स्टडी करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छा रैंक भी हो जाएगा यार। तो ईमानदारी पूर्वक उस दौरान ना आपको मोबाइल छूना है, ना आपको किसी तरीका का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ना बिल्कुल शांत में बैठकर, और आपको जैसे जैसे होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क को पूरा करना है। मैं पहले बोला था कि थ्योरी करके आना, ठीक है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन करवाते भी जाऊंगा और क्वेश्चन पूछते भी जाऊंगा, और जितना मेरा दिमाग में आएगा वो सारा क्वेश्चन करूंगा। मेरा एक ही मकसद है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको एनी हाउ आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाना है। जब आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओगे तो फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ, हमने जो मेहनत किया वो वाकई में साबित हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत कीजिए यार, ठीक है ना, मेहनत से कतराना नहीं है। जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाइए ना। जो थ्योरी आपको करवाए हैं ना, वो थ्योरी आप पढ़ लो ईमानदारी पूर्वक। उसके बाद कोई भी बुक का बना लो आपके लेवल का, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन, कोई भी चैनल का क्वेश्चन बना लो, आपसे
पूरा क्वेश्चन बनेगा यार, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जो अच्छे से थ्योरी कर लेंगे ना, उनको सबसे पहले वो आंसर भी देंगे, कहीं भी वो क्वेश्चन लगा रहे होंगे किसी चैनल पे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है वो यंत्र को क्या कहते हैं? वो यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वोल्टामीटर कहते हैं, उसे वोल्टामीटर कहते हैं। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं, ठीक है। और जो एमीटर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, एमीटर जो होता है वो करंट को मापता है, धारा को मापता है, ठीक है। करंट को मापता है, यानी बोल सकते हैं धारा को जो मापता है वो एमीटर होता है, ठीक है। हाँ देखना, एमीटर जो है वो करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट है उसको मेजर करता है, ठीक है। एम मीटर को हम लोग एम्पियर मीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। एम मीटर को हम लोग एम्पियर मीटर भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि करंट को मेजर करता है। और एक हुआ गैल्वेनोमीटर। मैं थ्योरी में इस चीज को आपको नहीं जिक्र कर पाया था, टाइम कम समय रहने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछेगा, बस ये इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज को मापने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक तरह का एम मीटर ही है। गैल्वेनोमीटर जो है एक तरह का एम मीटर है, और ये करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्टिंग करंट, करंट को डिटेक्ट करता है, या फिर बोल सकते हैं मीजर, करंट को मीजर भी करता है, मीजरिंग करंट, करंट को मीजर भी करता है, ठीक है ना। डिटेक्ट भी करता है और करंट को मीजर भी करता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक तरह का एम मीटर है, ये भी बोल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर इज अ टाइप ऑफ एमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन को वीवीआई लगा लेना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता चल गया वोल्टामीटर जो है वो विभवांतर को मेजर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हुआ। एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट करता है करंट सर्किट में, या फिर करंट को मेजर भी कर सकता है। गैल्वेनोमीटर एक तरह का एमीटर का टाइप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ सिंबल भी करवाया था ना जी, देखते हैं। हाँ देखिए, वोल्टामीटर एमीटर का जो सिंबल ये करवाया था, ये सिंबल याद रखना, ये सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी वाला क्लासेज में। चलते हैं आगे चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ओम में, ठीक है। तो मेरा आपसे फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। रेजिस्टेंस जो होता है वो रो इंटू एल बाई ए होता है, ये चीज आपको सब करवाया हुआ है। रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। ये चीज आपको पता है, क्योंकि इनवर्सल प्रोपोर्शनल ये सब आपको करवाया हुआ है। और ये जो रेजिस्टिविटी होता है, ये रेजिस्टिविटी होता है मेरे प्यारे बच्चों, रो जो है, और रो, इसे रो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे ये डिपेंड करता है, पदार्थ के गुण पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी पदार्थ को चेंज कीजिएगा ना तब रेजिस्टेंस में कुछ चेंज होगा। एक पदार्थ का रो जो होता है, रेजिस्टिविटी होता है, वो सेम होता है। मैं आपको टेबल में आपको समझाया था मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको इसलिए रिवीजन करवा रहा हूं ना, ताकि क्लास में आपको रिवाइज भी होना जरूरी है, ठीक है। रिवाइज भी होना जरूरी है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ, पहला ही क्लास में मैं करवाया था ऊपर में, मुझे सारा कुछ याद है यार, जो कुछ मैं आपको पढ़ाया हूं ना वो सारा कुछ याद है, ठीक है ना। इसीलिए मेरे को चीट नहीं कर पाओगे आप लोग बोल दोगे कि सर नहीं पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है सर सारा कुछ पढ़ाए हैं आपको। देखिए मैं बोला था क्या, कुछ बोला था रेजिस्टिविटी याद रखने के लिए, ये सब सिल्वर का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, तो ये याद रखना है। ये ऐसे नहीं वीवीआई और ये ऐसे ही नहीं स्टंपिंग किया गया था, आपको याद रखने के लिए स्टंपिंग किया गया था, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितनी आवेश होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे कितनी आवेश होता है, बताएंगे सभी लोग, ठीक ना। अरे भाई इलेक्ट्रॉन पे आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
प्लस में होता है, सॉरी माइनस में होता है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सूत्र भी था, Q इज इक्वल टू एनी होता है। Q चार्ज हो गया, आवेश हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू IT होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये सारा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 प्रतिरोध है समूह, तो जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 16 है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो मैं आपको बोला था यार कि समान प्रतिरोध है और वो भी श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट लगा देना है NR, ये सूत्र बोला था, ये ट्रिक है, मैं आपको थ्योरी में करवाया था, ये ट्रिक थ्योरी में करवाया था। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक बताया था, मैं आपको अभी दिखाता हूं, पहले बना लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना है, 16 ओम है, और हमको और कितना है जी, 4 प्रतिरोध है, N का वैल्यू 4 है, R का वैल्यू निकालना है, तो R का जो वैल्यू आ गया वो 16/4 यानी 4 का 16 ओम, 4 ओम आ गया, ठीक है। 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसे प्रोसेस से बनाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे प्रोसेस से भी बनाएंगे, तो R इक्विवेलेंट इस टाइप से लिखा जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये सारा सेम है, R1 R2 R3 R4 आपस में सेम है भाई, क्योंकि देखा लिखा हुआ है समान मान का है, यानी सब ले लेते हैं R के बराबर है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 16 ओम दे रखा है। R1 ये सारा 4R लिख देंगे, 4R लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ से R का वैल्यू क्या आ गया, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये सब R के बराबर है, 16/4 यानी 4 ओम। तो देख सकते हैं ट्रिक से बनाए चाहे प्रोसेस से बनाए, दोनों से जो वैल्यू आया वो 4 ओम आया। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये चीज नहीं बताए हैं, अगर नहीं बताए तो अपने स्क्रीन पे देखना, अगर नहीं बना तो आप खुद समझना कि हम गलत हैं। देखो यार सारा कुछ समझाया हुआ है, देख लो भाई, क्या है ट्रिक बताया गया था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR, क्वेश्चन भी करवाए थे, 2 2 2 सब एक समान का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दोनों प्रोसेस से ट्रिक से भी बताए थे और बाय प्रोसेस से भी बताए थे। उसी तरीका से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में दोनों हम लोग केस देखे थे, ये चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, A और B 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है यार, ठीक है। A और B जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कहने का मतलब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। निकाल दीजिए भाई, इस टाइप से है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है A और B, A हुआ, B हुआ, तो R इक्विवेलेंट में बोला था A गुने B बाई A प्लस B। टाइप 3 या टाइप 4 में आपको ये चीज मैं आपको समझाया था, ऐसे लिखा जाता है, ये चीज आपको समझाया गया है यार, ठीक है। A से अधिक होगा, A से अधिक होगा, B से अधिक होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, प्रत्येक से कम होगा, प्रत्येक से कम होगा। अब समझना इसे हम लोग किस टाइप से देखेंगे, ठीक ना, उसके बाद देखते हैं। पहले R इक्विवेलेंट तो अपने पास ये हो गया, अब ऑप्शन के अनुसार चेक करते हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक है। पहला जो आया मेरे प्यारे बच्चों, देखना इसे इस टाइप से बना लो, हम अज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। माना कि A जो है वो कितना है, 2 ओम है, और B जो है वो कितना है, 4 ओम है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, देखना 2 गुने 4 बाई 2 प्लस 4, यानी कहने का मतलब 4 दूनी 8 बाई 2 दूनी 4 2 6, 8/6 हुआ, यानी कहने का मतलब इसे जब हम लोग एक्चुअल डिवीजन करेंगे, हाँ लगभग 1.33 आएगा, यानी पहला ऑप्शन है A से अधिक होगा, गलत हो, B से अधिक होगा, B से अधिक होगा, ये भी गलत है, B से भी कम होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, ये भी गलत है, प्रत्येक से कम होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है।
प्रत्येक से कम है ना भाई। हमने माना मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या माना, ए को 2 ओम मान लिया और बी को 4 ओम मान लिया। उसके बाद हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालनी है तो लगभग 1.33 आता है, ठीक है। तो ए से तो कम है, ए से कम है ना, ये 2 ओम है तो ए से तो कम है और ये 1.33 आ रहा है, तो 2 अधिक है, इसीलिए ए से अधिक होगा, बिल्कुल गलत। बी से अधिक होगा, बी से भी कम होगा, बी से अधिक नहीं, दोनों के जोग के बराबर होगा, बिल्कुल गलत। प्रत्येक से कम होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को वेरी वेरी आई लगाना, ठीक है। ऑप्शन दे के देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग यहाँ तक तो बना लेगा, यहाँ तक तो सब लोग कर लेगा। इसके बाद लग रहा होगा कि सर इसको हम कैसे बनाएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अज्यूम करो यार, ऑप्शन से सोचो, यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, वो भी डिप्लोमा करने जा रहे हो, तो थोड़ा सा इंजीनियर वाला दिमाग रखो यार, ठीक है ना। तो ऑप्शन से लगा दो, ऑप्शन से लगा दो। अधिकतर क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा रहेगा ना कि ऑप्शन से बनाना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ के 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया। पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। अरे भाई फिगर क्या बनाना है, फिगर बना दे। अरे देखो यार, फिगर बना देते हैं, ठीक है। ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया, ये 6 ओम, सारा बच्चा बनाएंगे 2 3 5 6 और 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट की बैटरी। और यहां जो बैटरी लगाया जाता है, जस्ट होल्ड अ सेकंड, यहाँ जो बैटरी लगाया जा रहा है वो कितना है, 64 वोल्ट का है यार, ठीक है ना। 64 वोल्ट का बैटरी लगाया जाता है। तो पहली कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहली यहाँ पे, ठीक है, ये सारा सीरीज में है। तो सीरीज में बच्चों क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। ये चीज करवाया हुआ है, मैं बोला था कि रट लेना, देखना यार, देखना कहाँ पे लिखा था, देखना बोला था पैरेलल में ना, पहले सीरीज में आपको बताता हूँ सीरीज में क्या सेम हो। देखो मैं लिख के भी बताया था कि सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, विभवांतर प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होता है और एक ही धारा प्रवाहित होता है। तब यहां से हमको क्या समझ में आया, कैसे क्वेश्चन बनता है वो सीखना। यहां से ये चीज समझ में आया कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट सेम होगा, यहाँ पे भी करंट सेम होगा, इसके पास भी करंट सेम होगा, सारा रेजिस्टेंस के पास करंट सेम होगा, क्योंकि सारा रेजिस्टेंस सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, इसीलिए करंट सेम होगा। मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना, उसके बाद आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले करंट निकाल देते हैं सर्किट में। करंट निकल जाएगा, I = V/R होता है, ओम्स लॉ से निकल जाएगा। तो देखो निकल जाएगा, I जो हुआ, पोटेंशियल कितना है 64, और जो रेजिस्टेंस सीरीज में है मेरे प्यारे बच्चों, R इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाता है, R1 + R2 + R3 + R4, इस टाइप से लिखेंगे। तो 2 + 3 + 5 + 6, यानी करने का मतलब 16 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो 16 चौको 64, यानी 4 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहली कुंडली को सिरे पर विभवांतर, यानी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर तो अलग अलग होता है। तो फिर से लगा दीजिए, V = IR, V = IR, I कितना है 4 एम्पियर का मिल गया, सारा जगह सेम है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, देख लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 8 वोल्ट का आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 वोल्ट का आएगा। इसी तरीका से आपसे पूछ दे ये 3 ओम वाला में, तो देखिए 3 ओम वाला में मैं निकाल रहा हूं, ये तो 8 वोल्ट अपना आंसर आ गया, ठीक है। एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं, इन केस ऑफ 3 ओम, इन केस ऑफ 3 ओम में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V = IR ही लगाना है। बताएंगे सभी लोग, बताओ पहले कमेंट में, ठीक है, सभी लोग बताओ। जैसे मैं 2 ओम में निकाला वैसे ही 3 ओम में निकाल के सभी लोग कमेंट में बताएंगे। तो देखो यार, यहाँ पे देखना सभी लोग, V = I कितना है, I जो है वो 4 एम्पियर, I तो सभी जगह कॉमन होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस 3 ओम है।
तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे कितना हो गया वोल्टेज, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरीका से यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 8 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा, 5 चौका 20 वोल्ट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 6 ओम में जो वोल्टेज आएगा बच्चों 6 चौका 24 वोल्ट। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझना यार, और दिमाग को लगाकर अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो पेड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को वीवीआई लगाकर, और ये क्वेश्चन आपको एकदम समझना ही है, ठीक है, दिमाग में बैठाना ही है। मान लो 2020 में ये क्वेश्चन आ गया, एक मैं बोल दिया तो आ गया यार, 2020 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए प्रिपेयर करना। चलते हैं आगे, ठीक है। एमीटर ये है और वोल्टामीटर भी है, चित्रानुसार जोड़ा गया, जिनके पठन क्रमशः 2 एम्पियर और 6 एम्पियर है। ठीक है, दिया हुआ है। आर का मान आपको निकालना है, तो सिंपल सी बात है भाई, आर का मान निकालना है। हमको क्या पढ़ाया बताया गया है, अभी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से हमको सर सिखाए हैं। आर का मान निकालना है सर, वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 6 वोल्ट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस तो निकालना है भी बाई आई कर लेंगे। 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसे काट दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी 3 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा ये सर्किट में। कितना इजी क्वेश्चन है यार, सिर्फ ओम्स लॉ लगाना है, ओम्स लॉ आपको लगाना है, ये सब आपको करवाया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मैं करवाया था ओम्स लॉ में, ठीक है। अरे बहुत अच्छा थ्योरी आपको करवा दिए हैं यार, टेंशन ना लेना है, ठीक है ना, थोड़ा सा कोऑपरेशन करना। वहां पे देखो मुझे भी याद नहीं रहा था जूम करने के लिए, ठीक है ना, जूमिंग करने के लिए मुझे भी याद नहीं रहा था, और मैं लिखने समझाने और लिखने के वजह से इतना ज्यादा बिजी था कि मैं सारा कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा था, और मैं ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ कर बोल रहा था यार आपको, ठीक है। वहां पे दिख नहीं रहा था, पिछला क्लास में थोड़ा सा जूमिंग में प्रॉब्लम हुआ था, तो कोऑपरेट करना चाहिए था, समझना चाहिए था बात को, ठीक है ना। देखिए जो बच्चों वहां पे कोऑपरेट किए होंगे उनसे क्वेश्चन तो बन रहा होगा, उनको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। और दूसरी बात, इस टाइप का क्वेश्चन बना ले रहे हो तो अच्छी बात है, और मैं इससे टफ लेवल का भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, टेंशन ना ले, एक बार खाली सिलेबस को कवर होने दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। 3 प्रतिरोध है भाई, चित्र अनुसार एबीसी भुजाओं पे रूप जोड़, ए और बी के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच आपको निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जाहिर सी बात मैं आपको बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है वो आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ये चीज मैं आपको करवाया था, ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करवाया था ना यार, देखो देखो देखो, आपको लग रहा होगा कि सर नहीं करवाए हैं, नहीं बच्चों, मैं झूठा नहीं, मुझे झूठा साबित नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो मान लेना कि देखो मैं करवाया था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, उस पैरेलल में है, उसके बाद सीरीज में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ में दोनों ये जो रेजिस्टेंस है वो आपस में क्या है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो सीरीज में है तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो अब कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस इधर से हो गया और ऊपर वाला रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस को एक कर दिए, कैसे, ये हो गया 40 ओम, और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 60 प्लस आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट 60 प्लस 100 करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है, यानी 160 ओम का, ये जो आ गया वो 160 ओम का आ गया। अब ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, अब ये आपस में क्या हो गया, आपस में ये हो गया पैरेलल में, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में लिखेंगे R1 प्लस R2, हाँ R1 गुने R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, R1 गुने R2 बाई R1 प्लस R2। ये बोला था कि ये फॉर्मूला याद रखना, अक्सर पूछा जाता है, तो इसे हम लोग यूज करके यहाँ लगा देते हैं 160 गुने 40 बाई 160 प्लस 40, 160 गुने 40 बाई 160 प्लस 40 कितना हो गया, 200। यहाँ से एक कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, ये 2 16 दूनी 32 ओम। ऑप्शन सी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो थ्योरी होगा उसमें आपको कमेंट वाला फैसिलिटी नहीं रहेगा, ये तो मेरा अपील है राहुल सर से, राहुल सर को बोले कि चलिए कम से कम बच्चों को रहने दीजिए, कुछ बच्चे होते ही हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको इग्नोर कीजिए, और कमेंट वाला फैसिलिटी क्वेश्चन में दे दीजिए। वो तो बोल रहे थे क्वेश्चन में भी नहीं देना है। समांतर, देखो यार क्वेश्चन देखो, समांतर क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोध के समतुल्य इक्विवेलेंट, ठीक है,
समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित दो रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट निकालना है, किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं एज्यूम करता हूं, लेट्स, ठीक है, क्या माना, पहला रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है, ठीक है, इसे मान लिए। तो इसका इक्विवेलेंट जो लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट जो हम लोग लिखेंगे वो सीरीज में कैसे लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 4 यानी 4 2 6। मुझे यहाँ बनाने में टाइम इसलिए लगता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, मैं चाहता मैं ये सोच के चलता हूँ कि सारे बच्चे जीरो लेवल के, तो जीरो से हीरो मैं बनाने के लिए मैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, ठीक है। तो 6 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट, ठीक है, और एक ये आ गया R1 कितना लिए थे, 2 ओम लिए थे, R2 कितना लिए थे, 4 ओम लिए थे, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 ओम आ गया। प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है, आर इक्विवेलेंट जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है, बिल्कुल आर इक्विवेलेंट जो है वो ग्रेटर होता है R1 एंड R2 से। देखिए R1 2 है और R2 4 है, तो ऑप्शन ए ही सही लग रहा है जी, ऑप्शन ए प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों देखना यार, समांतर क्रम में है ना कि श्रेणी क्रम में, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, दोनों ऑप्शन सही हो रहा है, समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। समांतर क्रम कहने का मतलब पैरेलल, समांतर क्रम कहने का मतलब पैरेलल, मेरे प्यारे बच्चों समांतर क्रम कहने का मतलब पैरेलल में लेना है, ना कि श्रेणी क्रम में लेना है। तो समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, R1 गुने R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो 2 गुने 4 बाई 2 प्लस 4 यानी 4 दूनी 8 बाई 6, यानी ये क्वेश्चन करवाए थे यार, रिपीट हो गया क्या, 1.33। प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है ना, कम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है ना जी, दोनों प्रतिरोध के बीच में होता है ना जी, हाँ प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा है ना जी। देखिए R1 2 ओम है और R2 4 ओम है, तो दोनों से छोटा है ना आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट जो है वो छोटा है किससे, R1 एंड R2, क्योंकि आर इक्विवेलेंट है 1.33 और R1 हम लोग 2 लिए थे और R2 4 लिए थे, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, अरे भाई एमीटर कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, तेरा का मैं ऊपर बताया था। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, राइट आंसर बताएंगे एम्पियर, सिंपल सी बात है, विद्युत धारा को एम्पियर, और ये के भी होता है भाई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका यूनिट जो हुआ एम्पियर भी हुआ, एम्पियर के साथ साथ कूलम पर सेकेंड, क्योंकि आवेश को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, टाइम सेकेंड में, ये भी हुआ दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, R1 R2 प्रतिरोध के दो तार आपस में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में होने की अपेक्षा समांतर क्रम में उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, श्रेणी क्रम के जगह इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट वाला जो सूत्र है क्या था, R1 गुने R2 बाई R1 प्लस R2। मेरे प्यारे बच्चों मैं हमेशा फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि आपके माइंड में वो याद हो जाए, ठीक है, और जो क्लासरूम में पढ़ा जाता है ना, वो अगर सिंसियर होकर स्टडी कीजिएगा ना, तो एग्जाम के टाइम आपको क्लासरूम वाला बात याद आता ही आता है। इसीलिए यहाँ पे मैं एज ए टीचर मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस करता रहता हूँ, ठीक है। 3.5 प्लस 0.5, जब इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा 15, हाँ R1 R2 तो है, बिल्कुल सही है, हाँ जब इसे गुना कीजिएगा तो 35 बचे 175, 2 जीरो है यानी 1.75 आ गया, और ये अपने पास 4 आ गया, यानी जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो 0.00 समथिंग आएगा, जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू जो मिलेगा 0.4375, हाँ 0.4375 लगभग, यानी 1 से कम होगा। अब देखते हैं
R1 के कितना लिए हैं, R1 लिए हैं 3.5 लिए हैं, R2 कितना लिए हैं 0.5 लिए हैं, R इक्विवेलेंट कितना आया 0.4375। कम होता है उनका समतुल्य प्रतिरोध, कम होता है, बिल्कुल सही, कम होता है। अधिक होता है, अधिक होता है ना जी, बराबर होता है ना जी, कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बनाएंगे सभी लोग, ठीक है। 4 ओम का प्रतिरोध 4 कुंडलियों दी गई आकृति के अनुसार जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य R इक्विवेलेंट निकालना है। मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं, आपको आंसर निकाल के कमेंट करना है, क्योंकि मैं ये सिखाया हूं। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड में आपको टाइम देता हूं, ठीक है यार। चलिए देखना देखना, ये दोनों आपस में है, ये दोनों आपस में यहां से R इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या बोले थे, R बाई एन करने के लिए, यानी 4 बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 2 है, यानी 2 आ गया यहां से। और इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहां से भी सेम है, तो 4 बाई 2 करेंगे तो 2 आ गया। यानी कहने वाला अब जो रेजिस्टेंस हो गया वो कुछ इस टाइप से हो गया, 2 ओम और 2 ओम का। तो R इक्विवेलेंट अब निकालेंगे, आपस में सीरीज हो गया, 2 + 2 4 ओम। ऑप्शन 4 ओम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसका लगता है हाँ, ऑप्शन नहीं, मैं लिख देता हूं, इसको ऑप्शन मेंशन कर लेना, कॉपी में आप लोग लिखोगे ना तो ऑप्शन मेंशन कर लेना। पहला ऑप्शन जो है 16 ओम ले लेना, ये दूसरा ले लेना 4 ओम, तीसरा ले लेना 8 ओम, चौथा ले लेना 32 ओम। तो आंसर जो आ रहा है वो 4 ओम, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपना गियर को दूसरा गियर में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, यानी अब फास्ट चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद अब सेल का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के क्वेश्चन देखेंगे। जितना टॉपिक करवाया था टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो पहला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत विभवांतर बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो किस चीज पे निर्भर करता है, ऑप्शन अनुसार बताएंगे। उसकी ऊर्जा है, उसके भीतर विभव का वितरण है, उसके संबंध एक अभिकर्ता है, और उसके भीतर अयनों का घनत्व है, नहीं, उससे संबंध एक अभिकर्ता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ये जो है ये विद्युत वाहक बल लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, मैं लिख देता हूं, विद्युत वाहक बल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब करवाया हुआ है थ्योरी में। टॉर्च में सेलों का, टॉर्च का जो सेलो होता है वो किस तरीका से लगाया होता है जी, श्रेणी क्रम में या फिर उसे हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं, बताइएगा राइट आंसर इसका। ये आप लोग देखोगे सीरीज में लगाया हुआ था, कुछ इस टाइप से बैटरी लगाया जाता है, ऐसे ये बैटरी हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे टॉर्च में कुछ बैटरी इस टाइप से रहता है, ठीक है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, यानी श्रेणी क्रम में लगाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सेल का धन ध्रुव होता है, सरल सेल का जो धन ध्रुव होता है वो किस चीज का होता है, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो होता है जस्ता के प्लेट या कभी तांबा के प्लेट हम लोग दोनों यूज करते हैं, ये वेरी वेरी आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शुष्क सेल का MnO2 चूर्ण क्या चीज है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो शुष्क सेल का MnO2 सेल का विद्युत वाहक बल को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल गलत। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ना जी ये भी गलत है। सेल की स्थानीय क्रिया को खत्म करने के लिए, ये भी गलत। सेल की ध्रुवन से बचाने के लिए, हाँ ये बिल्कुल राइट है, ये सब थ्योरी में आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आप लोग देख लीजिएगा, सेल को मिश्रित समूहन में धारा का महत्व होने का शर्त क्या है, ठीक है ना, मिश्रित समूहन में, ठीक है,
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। चलिए बताइएगा, ऑप्शन पढ़ के बताएंगे राइट आंसर। सभी सेलों का तुल आंतरिक प्रतिरोध या बाहर का प्रतिरोध बराबर होना चाहिए, ये राइट आंसर है, और याद कर लेना, इससे याद कर लेना यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्यों पढ़े। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रोटॉन की संख्या, अरे भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो प्रोटॉन जो हो गया वो 1 होगा। एटॉमिक नंबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये सब तो आपको समझाया हुआ है जी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सरणी में, ये सब बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करवाया था, उस देख लेना सभी लोग, रिवीजन भी करते हुए चल रहा है, ठीक है। हीलियम परमाणु के नाभिक में होता है, हीलियम परमाणु के नाभिक में होता है, क्या चीज होता है, अरे भाई नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हुआ, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है, 2 होता है, और इसका जस्ट होल्ड अ सेकेंड भी, हाँ एटॉमिक नंबर जो हुआ वो 2 हुआ, एटॉमिक मास जो होता है जिसे द्रव्यमान कहते हैं वो 4 होता है। तो जाहिर सी बात है आप यहां से निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जो हुआ एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी 2 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देना, यानी 4 में से 2 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पीरियोडिक टेबल में आवर्त सरणी में बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए यार, जिनको दिक्कत हो रहा है वो जाकर देख ले आवर्त सरणी वाला, ठीक है, फुल थ्योरी करवाए थे। पदार्थों का आवेशन क्रिया का अर्थ क्या है, बताइएगा, राइट आंसर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आवेशन क्रिया का अर्थ, उससे इलेक्ट्रॉन की निकलना ना जी, उनमें इलेक्ट्रॉनों की भेजना ना, उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन को निकलना अथवा उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन को भेजना, बिल्कुल ये राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग आगे प्रवेश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत धाराओं की ऊष्मीय प्रभाव का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीका से करवाया हुआ, आप गलत मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल गलत मत करना। इससे भी हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ और न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा पर्सनल, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, दी गई वोल्टता का सोर्स से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा किसके द्वारा, जुड़े सोर्स का प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो किसके समानुपाती होती है, किसके व्यातुक्रमानुपाती होता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब ना देखना यार। आ जाओ थ्योरी पे, चलो थ्योरी देख लेना, थोड़ा सा जो मैं आपको करवाया था वो दिखा देना चाहता हूं, देख लेना उसके बाद, है ना, जल्दी से ये सारा सूत्र याद होना चाहिए, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है वो सारा सूत्र याद होना चाहिए। H इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी, या H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, या H इक्वल टू वी आई टी, ये सूत्र याद होना चाहिए। जो बच्चों को सूत्र याद होगा राइट आंसर देंगे। अब क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन ये है, अब राइट आंसर देंगे। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, देख लेते हैं। धारा के समानुपाती होता है, जो हीट होता है वो धारा के समानुपाती होता है, बिल्कुल धारा के समानुपाती होता है, बिल्कुल गलत है यार, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। H जो होता है, यहां से देखना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। धारा के व्यातुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल गलत। धारा के वर्ग के व्यातुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल गलत। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हैं सूत्र याद रहेगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आपको मैं स्टेम भी करवाया था कि वो चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, मैं बोला था रट के रखना। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन को भी वीवीआई लगा लो 2020 के लिए सभी लोग, ये क्वेश्चन भी वीवीआई लगाओ सभी लोग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? निष्क्रिय गैस भरी होती है, मैं ये चीज भी करवाया था। निष्क्रिय गैस साथ में कुछ नाइट्रोजन भी होती है ना जी, ताकि वो ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश न, ऑक्सीजन को दूर रखे, ठीक है ना, ऑक्सीजन अंदर ना हिल पाए, इसीलिए
इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा थ्योरी पे आना मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखना पढ़कर से बताऊंगा। कहा नीचे में था, शायद नीचे में था, देखना यार। हाँ, विद्युत बल्ब इनका देखिए, मैं यहाँ पे आपको पर्सनली स्टैम्प भी किया था कि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका तंतु फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च और विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। बल्ब में निर्वात करके निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन तथा नाइट्रोजन भर दी जाती है, जिससे तंतु का ऑक्सीजन तथा बाष्पन नहीं हो पाता है। ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। आर्गन एक तरह का अक्रिय गैस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। चलिए, अक्रिय गैस या निष्कर्षीय गैस बोल सकते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक, ये तो बहुत ही इजी है जी। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। 3 का ऑप्शन डी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको शक्ति वाला सारा फॉर्मूला याद रखना है। ये 3 फॉर्मूला, पावर इक्वल टू वी आई, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इसे एक बार मैं जूम कर दूं क्या यार? चलिए, हाँ जूम कर देता हूं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैं बोल रहा था, ये फॉर्मूला याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी आई या पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक जो फॉर्मूला और होता है, देखो देखो, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना यार। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोला था कि एक यूनिट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ऑप्शन ये जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको क्या याद रखना है, और जो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ये भी याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज का तार बना हुआ होता है, ये भी करवाया हुआ है। बिजली का फ्यूज का तार जो होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? तो बिजली का तार का फ्यूज जो होता है वो तांबे और टीन का मिश्र धातु का बना हुआ होता है। वेरी वेरी हाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसमें टाइम देते हैं, ठीक है। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है, ठीक है। 100 वाट का विद्युत बल्ब है, पावर कितना है? 100 वाट है, दिया जो दिया हुआ है लिख लेना है, ठीक है। 100 वाट का है, उसका 250 वोल्ट का उसमें पोटेंशियल है, ठीक है, 250 वोल्ट का। उसके बाद विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब में प्रवाहित होने वाला धारा, सोचो सोचो, धारा निकालना है, पावर आपको दिया हुआ है, आपको वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो ये दोनों का रिलेशन निकाल के हम लोग करंट कैसे निकाल सकते हैं? कौन सा सूत्र यूज करेंगे? तो पावर का तो सूत्र ये होता है सर, बगडन अपन टाइम। ये सूत्र से कैसे आएगा? बगडन तो दिया हुआ नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो कौन सा सूत्र? एक सूत्र ये होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है, ये सूत्र लगाएंगे। चलो ये सूत्र को लगाते हैं। पावर कितना दे रखा है? 1000 वाट दे रखा है, वोल्ट और 250 दे रखा है, और आई आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई हो जाएगा 100 बाई 250, यानी इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो 100 पर हो जाएगा, यानी 25 चौका 100, तो 0.4, हाँ 0.4 एम्पियर आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बस फॉर्मूला पुटिंग ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है, तो बल्ब की शक्ति निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट कितना दे रखा है? 5/11 एम्पियर का करंट दे रखा है। देखिए दोनों दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है शक्ति, पावर इक्वल टू वी आई लगा देंगे, ये सूत्र लगा देंगे, ये सब सूत्र आपको करवाया हुआ है यार। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए मैं थ्योरी दे दिया हूं यार। ये सब तो आपके लेवल का क्वेश्चन पूछता है, आप सोच सकते हो। अगर इससे टफ लेवल भी आता है तो आप लोग बना लोगे। मैं इसलिए इतना थ्योरी पे फोकस कर रहा हूं, इतना ढंग का थ्योरी दे रहा हूं ना, ताकि आपका रैंक इंक्रीज हो। मैं चाहता हूं कि इस चैनल से लगभग 10 से 12 बच्चे ऐसा हो जिनका रैंक टॉप 100 में होना चाहिए, ठीक है ना। टॉप 100 में 10 से 12 बच्चे का रैंक होना चाहिए यार, इसलिए इतना मेहनत किया जा रहा है। जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी कीजिए। देखिए 220 गुने 5/11 कर दो, 11 दूनी 22, यानी 20 बच्चे 100 वाट। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है।
चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 2 ओम का प्रतिरोध है, 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने में अंतरित ऊर्जा जो है वो आपसे पूछा जा रहा है यार। तो सिंपल सी बात है, बस आपको घुमा रहा है, ठीक है ना। हीट वाला फॉर्मूला लगा दो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। चलिए, हीट भी एक तरह का फॉर्म है एनर्जी का, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आई कितना है 2 ओम का, देखो सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई जो है वो 2 ओम दिया हुआ है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों आई नहीं यार, करंट है, रेजिस्टेंस है 2, हाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम का, करंट है 5 एम्पियर का, और टाइम जो लग रहा है वो 30 मिनट का लग रहा है, लेकिन मिनट से इसको सेकंड में करना होगा। अधिकतर बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर रहे होंगे, अधिकतर बच्चे जो है वो यहीं पे मिस्टेक कर रहा होगा कि अरे टाइम तो 30 मिनट है दे दो, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है यार, ऐसा गलती मत करना कभी, ठीक है ना, नहीं तो अपना तो बदनामी करोगे और दूसरा टीचर की भी बदनामी हो जाएगा, इसीलिए ऐसा गलत मत करना। 30 मिनट जो है उसको सेकंड में कर लेना होता है सबसे पहले। तो आई कितना है 5 गुने 5 आई का स्क्वायर, आर कितना है 2 और 30 गुने 60, यानी कहने का मतलब 25 पचरे 25 दूनी 50, 50 छक्का 150, ठीक है, सॉरी 50 छक्का 150 नहीं, 50 छक्का 300 हुआ ना यार, 50 गुने 6 करेंगे तो 300 यानी 3000, गुने 30 करेंगे यानी 90,000 के लमसम आएगा यार 8 का, ठीक है ना, 8 का डी, हाँ बिल्कुल 90,000, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 गुने 10 टू द पावर 4 जूल। आप लोग इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लगता है थोड़ा, अगर कैलकुलेशन तो सही है यार, गलत नहीं किए हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत हो गया क्या कैलकुलेशन, ना ना बिल्कुल सही है, जो मैं कैलकुलेशन किया हूँ वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। एक विद्युत बल्ब का मूल्यांकन जो है वो रेटेड आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध, अरे भाई रेजिस्टेंस निकालना है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, वोल्ट दे रखा है 220, पावर भी दे रखा है 100 दे रखा है। अब कैसे निकालेंगे इसे, कैसे निकालेंगे, देखिए आइए, सूत्र मैं आपको सिखाया था यार, क्या है सूत्र, आई स्क्वायर बाई आर या वी स्क्वायर बाई आर, देख लो क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारा फॉर्मूला को एक जगह इसलिए लिख दिया था ना पिछला क्लासेस में, जब थ्योरी में क्या होता है ना कि बच्चों जब पढ़ते हैं ना तो उनको फॉर्मूला जो ब्रैकेट में किया हुआ रहता है उसको पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए एक जगह टाइप करवा के मैं उसे पर्सनली बॉक्स बना कर लिख रहा था, बॉक्स बना कर से मैं उसमें मेंशन कर दिया हूं। इससे आपको ये फायदा होगा ना कि जो बॉक्स वाला है ना और जो ये स्टंप किया हुआ है, एरो का निशान लगा हुआ है, वो याद करना ही करना है, उसे दिमाग में बैठाना ही बैठाना है, उसे कभी भूलना नहीं है, ठीक है, उसे कभी भूलना नहीं है, उसको आपको याद रखना है, ये चीज आपको आगे भी काम देगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिनका वीक है वो बाद में सेमेस्टर डिप्लोमा का तैयारी करेंगे, वहां पे सेमेस्टर का प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां पे भी उनका सेमेस्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये टॉपिक आपको कंप्लीट अच्छे तरीका से करना है यार, क्योंकि ये टॉपिक से वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज याद रखना, जो जो बॉक्स में है वो याद रखना। तो अपना काम का बात है वो देखिए, वाट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला सूत्र लगा देंगे आई स्क्वायर बाई आर, ना आई स्क्वायर, करंट कहाँ दिया हुआ है वी स्क्वायर बाई आर लगा देंगे, ठीक है ना। तो आइए स्क्रीन पे आइए, पावर इज इक्वल टू जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, ये सूत्र अभी मैं थ्योरी से लेकर आया हूं, ये चीज आपको समझाया हुआ है। पावर कितना है 100 वाट दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है 220 गुने 220, और रेजिस्टेंस निकालना है फिलामेंट का, तो आर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आर जो आ गया 220 गुने 220 बाय 100, 22 का स्क्वायर 484, 9 का सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं,
100 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 15 मिनट का आपको और क्लासेज में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट में जो न्यूमेरिकल है ना, वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपका रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा यार। अब कुछ कुछ न्यूमेरिकल होगा वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल तो थोड़ा इजी लेवल का है, मीडियम लेवल का बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा। 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलता है, 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा। आपको देखो ये क्वेश्चन में तो एक ही बल्ब है, ठीक है ना, 100 वाट का एक ही बल्ब है। आपसे बोल देगा ना कि आपके पास 100 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का कूलर है, 1 टन का एसी है, 250 वाट का पंखा है, तो सब का बनाने का एक ही प्रोसेस है भाई। तो विद्युत ऊर्जा का खर्च हुआ विद्युत ऊर्जा या व्यय ऊर्जा आपसे पूछे तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं एक का निकालूंगा वैसे अगर क्वेश्चन में सभी का दिया हुआ है तो सभी का निकाल के आपस में सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखो यार, जो खर्च हुआ विद्युत ऊर्जा होता है वो kWh किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। ये चीज मैं आपको बोल बोल कर समझाया था, रटवाया था कि ये सब देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि किलोवाट घंटा में लेना है, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा, यही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखना यार, सिंपल सी बात है, 100 वाट का बल्ब है, आपसे ऊर्जा निकाला जा रहा है व्यय विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा जो होता है बच्चों वो पावर गुने टाइम होता है। पावर कितना दे रखा है सर? पावर जो दे रखा है, पी जो दे रखा है वो 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। समझना समझना यार, सभी लोग समझना। ये जो है वो कितना है, पावर 100 वाट है। तो 100 से इसे 1000 लिख लेना है, इसलिए क्योंकि 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, तो इसे 100 वाट को सबसे पहले किलो वाट में कर लेना है, तो कन्वर्जन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 10 टाइम कितना लग रहा है, 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा पूछा जा रहा है यार, यानी 30 दिन तक चल रहा है, ठीक है। और कितना घंटा तक चलता है, 10 घंटा तक। टाइम जो है वो 10 घंटा तक चलता है, ठीक है। टाइम आपको 10 घंटा दिया हुआ है, आपको घंटा में ही लेना है, इसे सेकंड में मत करना है। और अब ये तो हुआ एनर्जी निकल गया, अब एक दिन का निकला है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो निकला है वो एक दिन का निकला है, ठीक है। आपको 30 दिन का निकालना है, तो 30 से गुना कर दीजिए। अब इसे जब गुना करिएगा तो लगभग 30 किलोवाट आवर आएगा। इसी टाइप से आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, 15 मिनट का क्लास है, लास्ट का जो क्लासेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग का सेशन है उस सेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट का क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, अब न्यूमेरिकल है, देखना ये सब न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं। एक चालक का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो 440 ओम है। राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, ठीक है। इससे 110 वोल्ट का सोर्स जो जोड़ा जाता है, अरे भाई 110 वोल्ट का सोर्स जोड़ा जाता है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ निकाल दीजिएगा, V इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है 110, रेजिस्टेंस कितना है 440, यानी घर चौक 44, 1/4 एम्पियर, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर, कह रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है यार, 6 ओम वाला। चलिए करते हैं, ठीक है। मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए। चलिए होमवर्क क्यों दे कर देते हैं, ठीक है। एक चालक की सिरों की बैटरी से जोड़ने पे वोल्टामीटर का पठन जो है वो 10 वोल्ट है। यदि चालक कितना एम्पियर प्रवाहित होता है तो इसका प्रतिरोध निकाल देना है। अरे बहुत सिंपल है यार, आपको वोल्ट दिया हुआ है, मैं सोल्व नहीं करूंगा, 10 दिया हुआ है, ठीक है। आई दिया हुआ है कितना 0.05, और आपको V इक्वल टू आई आर लगा कर क्या निकालना है, आपको निकाल देना है इसका प्रतिरोध R निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो R आएगा,
200। ये कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, बस कैलकुलेशन करके निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2, 3, 6 ओम का 3 प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि इसका समतुल्य 1 ओम आना चाहिए। इसे हम लोग कैसे जोड़ेंगे कि इसका इक्विवेलेंट 1 ओम आना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे सोचते हैं, अगर इसे हम लोग सीरीज में जोड़ दें, सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि इसे हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2 + 3 + 6, यानी 3 दूनी 5 और 6 11 ओम का होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे सीरीज में हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब एक दिमाग लगाते हैं कि इसको हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 प्लस 1/r इक्विवेलेंट होगा ना यार, लास्ट में मिस्टेक होता है। हाँ चलिए, 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। इसे जोड़िएगा तो क्या आएगा, 6 और 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 6 आएगा यार। एलसीएम ये सब सिखाया है ना, कॉमन फैक्टर लिया जाता है एलसीएम में। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 + 1, यानी कहने का मतलब कितना हो गया, 3 2 5 1 6, 6/6 यानी 1 ओम। आर इक्विवेलेंट लिखेंगे वो 1 ओम आएगा। तो वही तो कहा जा रहा है कि इनका जो समतुल्य प्रतिरोध आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारा रेजिस्टेंस को, सारा प्रतिरोध को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ओम के 6 बराबर, हाँ क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन है, 1 ओम के 6 बराबर मान वाले प्रतिरोध को ए बी सी डी ई एफ षष्ठभुज में जोड़ा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि धारा ए पर प्रवेश करे तो डी से निकले तो समूह का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अरे कुछ इस टाइप से है, षष्ठभुज बना दो। षष्ठभुज जानते हो ना जी, जिसका भुजा क्या हो, 6 हो, ठीक है। तो देखो ए हुआ, बी हुआ, सी डी ई। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सोचना, ये सारा बराबर है ना, 6 बराबर मान का प्रतिरोध है, यानी मान लो सब आर है, ठीक है, या सबको एक भी मान सकते हो, ये आप पे निर्भर करता है यार, ठीक है ना। तो इसका एक वैलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और डी के बीच, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपस में सीरीज में है, ये सब थ्योरी में सिखाया हुआ कि सीरीज में कैसे होता है पैरेलल में, और ये नीचे वाला आपस में सीरीज में है। तो निकालेंगे, ऊपर वाला आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो अब जो हो गया कुछ इस टाइप से, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, आर प्लस आर प्लस आर 3r, और नीचे भी आर प्लस आर प्लस आर 3r, ये पॉइंट्स हुआ ए और डी। अब ए और डी के बीच निकालिए आर इक्विवेलेंट, अब आपस में क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट अब लिखेंगे वो r1 + r2 बाई r1 + r2, r1 गुने r2 बाई r1 + r2। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 गुने 3 प्लस 3 प्लस 3, 3r है ना। हाँ देखिए, 3r गुने 3r बाई r प्लस r, 3r प्लस 3r यानी 3 3 9 r स्क्वायर बाई 3 प्लस 6, 6r, r से r कैंसिल, यानी 9/3 यानी 3/2r, डेट इज इक्वल टू
1.5 आर, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 1.5 आर आएगा, ठीक है। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आर का जो वैल्यू है वो 1 ओम दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन में यहाँ पे देखा नहीं था, आर का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है। तो ये सब जो है वो आर के जगह क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। तो मैं लास्ट में ही आर का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1.5 आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लिख देता हूँ यार, क्वेश्चन में दिया है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1.5 गुने 1 यानी 1.5, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1.5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 1.1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, कोई बात नहीं, दिया हुआ है। दूसरी बात इसमें है, एक सेल है 10 ओम का, प्रतिरोध का चालक है 0.1 ओम का एम्पियर भेजा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सब जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा था तो आपको बताया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। तो सीखना यार कैसे निकालेंगे। I इज इक्वल टू ई प्लस आर प्लस आर, सूत्र मैं बताया हूं, इससे निकलेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है ना, निकाल दीजिए। आई कितना दे रखा है, आई 0.1 एम्पियर दिया हुआ है, ई कितना है 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, और 10 ओम का प्रतिरोध, हाँ 10 ओम दिया हुआ है, और आंतरिक प्रतिरोध सोल्व करना है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। बनाएंगे सभी लोग, मैं भी सोल्व कर रहा हूं, आप लोग भी सोल्व कीजिएगा। पॉइंट से पॉइंट इसको उड़ा दीजिए ना जी, 10/10 ये तो पॉइंट हो रहा है, पॉइंट कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट लिखेंगे 10 प्लस R/11, R इज इक्वल टू 11 माइनस 10 यानी 1 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखना। 200 वोल्ट पर एक बल्ब है, 10 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है, तो इसकी शक्ति और प्रतिरोध का गणना करिए। क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 10 घंटा। ये सब जो क्वेश्चन बना रहे होंगे ना, अपने आप खुद देख लेना कमेंट में, ये सब क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे होंगे उसको समझ लेना उनको आता है। बाकी जो ऑप्शन दे के ए और बी सी करते हैं ना, उनको कुछ नहीं आता, समझो कि बस ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्शन आपको देखना नहीं है, सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूशन करना है खुद से, उसके बाद ऑप्शन देख कर टिक करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब तो मैं देख रहा हूं कमेंट में, जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन करवा रहा था तो क्वेश्चन देखते ही लड़कन बोल दे रहे एक 1 का ये होगा, 2 का बी होगा, सी होगा, ठीक है। अब देखो किसी का कमेंट तक नहीं आ रहा है, क्यों भाई, ऐसा क्या दिक्कत है, सोल्व करो और बनाओ, सारा कुछ दिया हुआ है। 1 यूनिट ऊर्जा एनर्जी जो है वो 1 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, वो करता है, तो पावर निकालना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। निकालिए, सोचिए, निकालिए। पावर जो होता है उसको वाट में निकालना होता है। सबसे पहले यूनिट जो होता है वो किलो वाट आवर में होता है। 1 यूनिट जो है वो किस चीज में है, इसे हम लोग किलो वाट आवर बोलते हैं, ये सब ध्यान रखना। तो किलो वाट आवर से सबसे पहले इसे हम लोग किस चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन में बताया था वो कन्वर्जन से डायरेक्ट कर लो, सिंपल सी बात है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला था, 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये आपको बोले थे, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात 10 घंटा है ना, चलो जूल में इसको कर लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखना यहाँ पे, देखना यारो,
एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर गुने टाइम। तो पावर को क्या लिखेंगे यार, पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक यूनिट ऊर्जा है, ठीक है, एक यूनिट ऊर्जा में कितना जूल होता है, तो सीखना यार, 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। तो ये लिखाया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और टाइम कितना है, टाइम आपको पास है 10 घंटा। तो 10 घंटा में नहीं लेना है मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, देखना 10 घंटा में आपको नहीं लेना है, इसको चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, आवर में चेंज करना है। ठीक है, तो देखना यार कैसे चेंज होगा सर, स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखना, समझना। 10 घंटा ऊपर कर देता हूं, 10 घंटा है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देखना सभी बच्चे देखना, आज 36,000 सेकेंड लिख सकते हैं जी, लिख दीजिए 36,000 सेकेंड। इसे ऐसे लिख दीजिए 3.6 इंटू 10⁻4 सेकेंड, दिक्कत नहीं होगा, इस चीज को यहाँ पे पुट करना है यार। तो 3.6 इंटू 10⁻4, इससे कैंसिल हो गया, 10⁻6 माइनस ये ऊपर में चल जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी 10⁻2। तो आपके पास जो पावर आया वो कितना आया, 1000 वाट का पावर आया। हम लोग सारा यूनिट स्टैंडर्ड में इसलिए ले रहे थे बच्चा, ताकि जो अपना जो वैल्यू आएगा वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा। तो 100 वाट का पावर आ गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध निकाल दीजिए। पावर का एक सूत्र होता है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, एक फॉर्मूला होता है। अरे भाई ये फॉर्मूला होता है ना, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यहां से ही इसको लिखे यार, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो वी स्क्वायर कहने का मतलब ही कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट, 220 गुने 220 बाई 1000, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। तो यहां से जो पावर रेजिस्टेंस आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो रेजिस्टेंस आ गया 22 का स्क्वायर यानी 400, लगभग 484, है ना। जस्ट अरे भाई मिस्टेक, 22 लेकर हम लोग बना दिए, ठीक है ना, 484 आ गया। खैर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, देखना यार क्वेश्चन में देखना, 200 वोल्ट दिया हुआ है, देखिए 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 200 लिख लेना है यार, हम 220 ले लिए थे, वही मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पे 200 ले लीजिए और यहाँ पे भी 200 ले लीजिए। अब इससे कैंसिल, यानी 200 गुने 2 यानी 400 आएगा, कितना आएगा, 400 आएगा, ये राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि घर में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, वेरी आई है, यदि घर में 60 वाट का 10 बल्ब है, 75 वाट का 4 पंखा लगा हुआ है, यदि ये प्रतिदिन 6 घंटे तक व्यवहार में लाया जाए, तो प्रति यूनिट 1 रुपया के दर से 30 दिन में कितना भुगतान करना पड़ेगा। आप जो बिजली बिल देते हो ना, जस्ट बिजली बिल आपको निकालना है। आपके घर में 60 वाट का बल्ब है, तो सबसे पहले इसका व्यय विद्युत ऊर्जा निकाल लेना है, ठीक है, एनर्जी निकाल लेना है। तो सबसे पहले निकालते हैं भाई, हम लोग निकालते हैं, देखना एनर्जी क्या होता है, पावर गुने टाइम होता है। तो खपत हुई ऊर्जा निकाल रहे हैं, पावर कितना है, बल्ब का ले रहे हैं 60 वाट, ठीक है, टाइम कितना है, 60 वाट का बल्ब 6 घंटे के लिए जलता है। 60 वाट नहीं लेना है भाई, यूनिट में निकालना होता है, प्रति यूनिट दिया हुआ है, यूनिट का जो किलो वाट आवर में निकालना होता है, तो किलो वाट के लिए 1000 से इसी भागा कर देंगे, ठीक है। 6 घंटे के लिए जलता है, और कितना बल्ब है, 10 गो बल्ब है। उसी तरीका से लिखेंगे 75 वाट के 4 पंखा 6 घंटा के लिए 1000 से किलोवाट में हो जाएगा, कितना 6 घंटा के लिए कितना पंखा है, 4। जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा, तो आपके पास जो आएगा वो आ गया, इससे ये कैंसिल हुआ जी, इससे ये कैंसिल हुआ, 6 छक 36, 36 बाई 10 आ गया, ठीक है, नीचे
और ऊपर में 6 चौका 24, या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं नीचे 25 या 75 और 25 चौके 100, 10 चौका 40 यानी 18/10, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 3.6 प्लस 1.8 यानी 8 6 14, 8 6 कितना हो गया, 8 और 6 14 और 3 1 4 1 5, ठीक है, 5.4 आ गया। जो खपत ऊर्जा हुआ वो कितना हुआ, 5.4 किलोवाट आवर हुआ, ठीक है। ये हुआ 6 घंटा और यही आपको निकालना है तो प्रति यूनिट 1 रुपये की दर से 30 दिन तक। अब जो ये ऊर्जा है वो कितना दिन तक खपत करना है, 30 दिन तक। तो देखिए 30 दिन तक निकालने के लिए 5.4 गुने 30 कर दीजिए, अब निकल गया 4 12, हाँ 4 12 हो गया। उसके बाद 5 15 1 16 यानी 162 और एक जीरो, और एक जीरो से पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी 162 किलोवाट पर आवर। इतना एनर्जी खपत होता है 30 दिन में, ठीक है। और इसका जो दर है वो 1 रुपये प्रति यूनिट। तो जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा वो 162 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कितना देना पड़ेगा, 162 रुपया देना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है, आपको जो रुपया देना पड़ेगा वो डायरेक्ट निकाल दीजिए 162 गुने 1, क्योंकि 1 रुपया प्रति यूनिट आपको पे करना है, 162 रुपया आपको भुगतान करना पड़ेगा, बिजली बिल जमा करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले जो पेड वाले बच्चे हैं उनको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, और पीडीएफ को घर पे बैठकर सॉल्यूशन को झांप के आपको क्वेश्चन देख के सारा क्वेश्चन एक बार खुद से बनाना ईमानदारी पूर्वक। और जैसे जैसे बोल रहा हूँ इतना कर लोगे ना तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं रोकेगा और टॉप 100 के अंदर रैंक आ जाएगा यार, ठीक है ना। तो अब इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। और जो बच्चों चाहते हैं अभी भी कि वो पेड कोर्स ले ले, क्योंकि पेड कोर्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है यार, ये सब पीडीएफ आपको पेड कोर्स में दिया जाता है, ठीक है। तो पेड कोर्स आप लोग ले सकते हैं मात्र 399 में, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप देख सकते हैं उन लोग को और अलग से मटेरियल दिया जा रहा है, फॉर्मूला ट्रिक्स वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सब दिया जाता है। अरे आप मार्केट में क्वेश्चन बैंक ही लेने जाओगे ना तो 300 रुपया लग जाएगा, और ये सारा फैसिलिटी है पेड वाले के लिए। तो पेड वाले बच्चों ज्वाइन कर लें मात्र 399 में। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपके स्क्रीन पे है, इस नंबर पे कॉल करके आप या व्हाट्सअप करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई करना जितना जल्द स्टार्ट कर दें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं यार, क्योंकि पहला बैच हम लोग को ऑलरेडी फुल हो चुका है। आप पे डिपेंड है, आपको अगर लग रहा है कि मुझे भी ये पेड कोर्स लेना है तो सोचिए मत, जल्दी जितना जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। हमारे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारा तो डेली मैं बोल रहा हूँ ना, डेली लगभग 10 से 12 बच्चे का एडमिशन हो रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।